हज़रत अस्मा का जो पैराग्राफ नंबर 7 है, लास्ट पैराग्राफ है और आप इसकी ट्रांसलेशन जो है वो अच्छी तरह समझ लें। ये जो लास्ट 2 पैराग्राफ हैं, ये इसके सबसे इम्पोर्टेंट पैराग्राफ हैं और सबसे आसान भी हैं। मोस्टली इसमें से आ जाता होता है। सो इसलिए इनको ज़रा तवज्जो के साथ सुन लीजिएगा। और मैंने पहले भी आप सबसे एक रिक्वेस्ट की थी कि जिनके पास की बुक्स नहीं है या किसी भी इशू की वजह से वो अकेडमी या जो है वो ट्यूशन्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपको इस चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इन सीरीज़ को देख के अपने एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल टू द पॉइंट तैयारी जो है वो करवाई जा रही है। और जैसा कि आपको पता है आपका स्मार्ट सिलेबस आया है, तो बिल्कुल उसको सामने रखते हुए ये वीडियो सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की गई हैं ताकि स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट ना हो और वो अच्छे से तैयारी करके इम्तिहान दे सकें। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हज़रत अस्मा का यूनिट नंबर 4 हज़रत अस्मा, उसका पैराग्राफ नंबर 7 है जो कि हमारा लास्ट पैराग्राफ है। हज़रत अस्मा विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर हर करेज, जनरसिटी एंड विजडम। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हमेशा उनके हौसले, सखावत और हिकमत के लिए याद रखा जाएगा। शी हैड रेजोल्यूट फेथ इन अल्लाह। वो अल्लाह सुबहाना ताला पर पुख्ता ईमान रखती थी या उनका अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन था या ईमान था। रेजोल्यूट कहते हैं फेथ कहते हैं ईमान को, रेजोल्यूट कहते हैं पुख्ता या होना यानी स्ट्रोंग। हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस। जैसे कि मैंने आपको बताया था बीकन का मतलब होता है मीनार, तो बीकन ऑफ लाइट रोशनी का मीनार। हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस। उनकी ज़िंदगी हमेशा हमारे लिए रोशनी का मीनार बनी रहेगी। सो यहाँ पे हज़रत अस्मा का जो 7 पैराग्राफ था सबसे छोटा पैराग्राफ था, इसलिए हमारा ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो ये पैराग्राफ यहाँ पे एंड हो गया है। आई होप कि आपको हज़रत अस्मा के 7 पैराग्राफ की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब आप इनको अगर साथ साथ कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। आज आपका मेरे साथ ही ट्रांसलेशन जो है हज़रत अस्मा की मुकम्मल हो गया। लेकिन अगर जो बच्चे भी नहीं कर रहे वो इसको साथ साथ करते जाएं ताकि ट्रांसलेशन ख़त्म होने तक आपकी तैयारी हो सके। सो यहीं पे हमारा जो पैराग्राफ नंबर 7 है वो ख़त्म होता है और इसके साथ हज़रत अस्मा की जो ट्रांसलेशन है वो भी एंड हो गई है। सो ये इसकी मैं ट्रांसलेशन आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ। जिनके पास की बुक नहीं है वो इसको पॉज करके तो वो अपने नोट्स बना लें। ये था पैराग्राफ नंबर 7। एक दफ़ा मैं आपको इस पूरी कहानी का थीम बता देती हूँ कि ये कहानी थी क्या। इसका टाइटल जो है वो हज़रत अस्मा क्यों रखा गया। दरअसल इस कहानी का टाइटल हज़रत अस्मा इसलिए रखा गया क्योंकि इसके अंदर हज़रत अस्मा की जो है वो स्ट्रगल दिखाई गई है। हज़रत अस्मा का रोल दिखाया गया है कि उन्होंने किस तरह से जो है जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो हैं हिजरत के लिए गए थे, तो उनके बाद उन्होंने किस तरह से हर सिचुएशन को हैंडल किया। उनका जो रोल था, उन्होंने जो रोल प्ले किया था वो बताया गया और किस तरह उन्होंने अपने दादा को जो है उनकी जो वो जिस तरह परेशान थे कि बच्चे और बच्चों को लेकर के जो हज़रत अबू बकर थे वो जब हिजरत पर गए थे तो वो अपने साथ सारा कुछ ले गए, लेकिन हज़रत अस्मा ने किस तरह से उनका माइंड बनाया, उनको जो है वो रिलैक्स किया कि ऐसा कुछ नहीं है। और किस तरह से सफ़र के दौरान उन्होंने हर तरह से छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा ताकि किसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो उनके साथी थे हज़रत अबू बकर, उनकी ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में ना जाए। तो इस पूरी स्टोरी में हज़रत अस्मा का करैक्टर बताया गया, उनकी जो है वो उनका रोल बताया गया जो उन्होंने उस जर्नी में प्ले किया था। सो आई होप कि आपको सारी ट्रांसलेशन समझ आ गई होगी। अब हम कल इंशाल्लाह न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ यहाँ पे हमारी वीडियो जो एंड होती है। सो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ब्लेस्ड।